लाइव हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जल्दी से एक बार लाइव आ जाइए। विकास, अंकित, प्रज्ञान, नीलम कुमारी, राज, शिवानंद, जफीर, अभिषेक, बिस्वा, बाबू, बासु, कीवी, विवेक। भाई बहुत तेज नाम है और बहुत अलग अलग स्पेलिंग आपके नामों की। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। आप सभी का स्वागत है केरवल प्लेटफॉर्म पर। और कल आपकी क्लास नहीं ले पाए उसके लिए क्षमा प्रार्थी, क्योंकि मैच के चक्कर में इतने थक गए थे परसों कि कल उठने की हिम्मत ही नहीं थी। तो आ जाइए मेरे बच्चे, हम मेंसुरेशन 2D का थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है, नाम मात्र का, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट मेंसुरेशन 3D, जो कि बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। मेंसुरेशन 2D से कभी कभार एक आध सवाल आ जाता है, नहीं तो नहीं आता, लेकिन मेंसुरेशन 2D इतनी बड़ी है कि मत पूछिए। अगर 500 दिन भी चलाएं तो भी खत्म ना हो मेंसुरेशन 2D। लेकिन फिर भी हमें जितनी जरूरी थी उतनी पढ़ ली, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो मेंसुरेशन 2D काम आएगी। और मेंसुरेशन 2D में बीमारी ये है कि ये थोड़ी सी रिजल्ट बेस्ड है, यानी इसमें रिजल्ट का यूज होता है। जो रिजल्ट दे रखे होते हैं वो डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो तुरंत हो जाएगा, नहीं तो नहीं। तो घबराना नहीं है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो। करिए मेरे बच्चे एक बार इस सवाल को। देखिए यार, एरिया दे रखा है 180। एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई L मान लो, चौड़ाई 15 है, बराबर 180। तो L आ जाएगा कितना, 12। और रेक्टेंगुलर मैदान का पेरीमीटर कितना होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ है। बेसिक बात है, मुझे पूरी उम्मीद आपको आती होंगी, याद होंगी। तो ट्वाइस L प्लस B, तो लेंथ 12 है, ब्रेड्थ 15 है, तो 12 15 हो गया 27, 27 दूनी 54, शायद ये आ रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका आंसर आ गया 54। हाँ है ना। क्षेत्रमिति कहते हैं मेरे बच्चे मेंसुरेशन को हिंदी में। जल्दी से करिए, तुरंत सोल्व करने का प्रयास करिए। प्लीज ट्राई टू सोल्व इट फास्ट। आइए जी। कहता है जी, किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, यानी लेंथ अगर 3 है तो विड्थ ना ब्रेड्थ है कितनी, 2। तो ये 3x 2x मान लीजिए, हाँ है ना। कहता है यदि लंबाई को 4 मीटर बढ़ा दे तो 3x जमा 4, चौड़ाई 2x ही रखें, तो कहता है मैदान का एरिया 2600 वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है। तो मैदान की चौड़ाई या लंबाई क्या होगी। मेरे प्यारे बच्चों, इनको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद यहां से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू यहां और यहां रख के आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। पक्का। अच्छा, ये वाला हो गया था, ठीक है। नहीं तो आप उठा के ऑप्शन ले लें। भाई उसने दिया था चौड़ाई बताइए, तो चौड़ाई है 2x। 2x से ये तो डिवाइड हो नहीं रहा, इसलिए इसको ट्राई मत करो। 2x से ये डिवाइड होगा तो x की वैल्यू 25, 25 थी 75। तो सोचो 75 गुना 50 करेंगे तो आंसर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि गुना करोगे तो 1 0, 5 5 25, 5 आएगा। 50 आंसर नहीं हो सकता। 40 लेके देखते हैं, तो ये 40 हो गया, तो 2x 40, तो x की वैल्यू 20, तो ये 60, ये 24 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, हाँ है ना। तो ऑप्शन लेके देखना पड़ेगा आपको। नहीं नहीं नहीं, ठीक 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 ठीक, सॉरी सॉरी, 4 भी तो बढ़ाना था इनमें।
तो अगर 2x को 50 लेते हो तो ये तो आ गया 50, तो ये कितना होगा 75, और 75 और 4 69, ऐसे लेना पड़ेगा। हाँ है ना। फिर 40 लेके देखो, 40 लेके देखते हो तो 2x तो 40 हो गया, और 2x 40 है तो x के लिए 20, तो ये 60, 60 और 4 64, तो ये करके देखना पड़ेगा। तो 0 4 चौक 16 नहीं बन रहा है। हाँ है ना। तो नेक्स्ट टाइम इसी तरीके से वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी। क्लियर है, कोई इशू नहीं। ये हमारा सवाल था मेरे बच्चे। कहता है यदि लंबाई को 4 मीटर बढ़ाया गया तो मैदान का नया क्षेत्रफल 2600 वर्ग मीटर होता है। सच्चा, अच्छा इंग्लिश में 5 है तभी आंसर नहीं आ रहा, वही मैं कहा आंसर क्यों नहीं आ रहा। अच्छा देखिए यार, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है, यहाँ 4 मीटर नहीं 5 मीटर होगा, क्योंकि इंग्लिश में 5 मीटर लिखा हुआ, टाइपो एरर। ये 5 मीटर माफ करिए, तो यहां 5 जोड़ेंगे, अब आंसर निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, नाउ इट इज ओके फॉर यू एवरीवन। करिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल को। करिए जिसको। देखिए मेरे बच्चों, कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, जो कि एक वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है। हाँ है ना। आयत के क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से इतना कम है, तो आयत की चौड़ाई बताइए। तो मेरे बच्चे हो गया ब्रेड्थ, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, साइड का स्क्वायर 24 का स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा भैया, लंबाई गुना चौड़ाई 24 गुना भी। और कह रहा है ये जो कम है ये मेरे बच्चों 176 है। ये कितना है 176। तो कह रहा है आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 176 वर्ग सेंटीमीटर कम है। कहता जी सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे। तो सिंपल बेसिक इक्वेशन है, 24 का वर्ग 576, 576 इधर लेके आओगे माइनस करोगे, आंसर निकाल दीजिए भैया। 24 गुना बी माइनस का 24 का वर्ग 576 इधर लाओगे माइनस करोगे, तो 576 176 घटाओगे तो बचेगा 400, माइनस से माइनस। अब बी की वैल्यू जो भी आ रही होगी वो 400 बटे 24 आ रही होगी। अब इसकी बेसिक कैलकुलेशन होगी, हमारा आंसर। भाई स्टडी मटेरियल वाली जो बुक है ऋतिक, अब वो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। आ जाइए, यहां से कुछ नई बातें सिखानी, प्लीज पढ़िए। करिए मेरे बच्चे, क्योंकि यहां से बड़ी सारी चीजें आप साथ डिस्कस करनी है इसमें।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले एक बड़ी बातें सीख लेते हैं। कुछ आपको आनी चाहिए सारी चीजें। मेरे बच्चों, इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर फील्ड दे देगा, आपको मैदान दे देगा। ये इसकी लेंथ मान लीजिए, इसकी विड्थ मान लीजिए, ब्रेड चौड़ाई। सवाल में आपको ये कह देगा कि यार हमने इसके अंदर है ना एक रास्ता बना दिया, हमने इसके अंदर एक रास्ता बना दिया। ठीक है जी, क्या बना दिया मेरे बच्चों? रास्ता बना दिया। तब आपको सवाल में वो ये कह रहा है कि ये जो रास्ता बना, यानी ये वाला जो रास्ता बना है आपका, ये वाला जो रास्ता बनाया है, ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, ये जो रास्ता बना है इस तरीके से, इस रास्ते का एरिया बताइए क्या होगा। ये जो रास्ता बना दिखाई आपको दे रहा है, इस रास्ते का एरिया क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चे, इसी बात को ध्यान से समझना। तो अगर रास्ता अंदर की तरफ बन रहा है, मतलब ये मैदान था और मैदान के अंदर की तरफ बन रहा है, और अगर अंदर x मीटर चौड़ा रास्ता बना, यानी x मीटर यहां से अंदर लाया और x ही मीटर यहां से अंदर लाए, तो इस रास्ते का एरिया कैसे होगा? आपके लिए बहुत आसान है। पहले आप पूरी बड़ी रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें, उसमें से इस वाली रेक्टेंगल के एरिया माइनस कर दें। हाँ है ना, पूरी बड़े रेक्टेंगल के एरिया से छोटे वाली रेक्टेंगल के एरिया माइनस कर देंगे तो आपका वही आंसर आ जाएगा जो आप मेरे बच्चों चाह रहे हो, यानी रास्ते का एरिया। समझते हैं? मैं इसका डायरेक्ट शॉर्टकट लिखवा देता हूं। आप निकालेंगे तो ये L मीटर, अब x मीटर यहां से हटा दो, x मीटर यहां से, तो इस वाली रेक्टेंगल की चौड़ाई होगी L माइनस 2x। ये b मीटर है, x मीटर यहां से हटा दो, x यहां से, तो इस वाली रेक्टेंगल की चौड़ाई होगी b माइनस 2x। अब पूरी बड़ी के एरिया से छोटे वाली का एरिया घटाएंगे तो आप देखेंगे एरिया ऑफ पाथ इनसाइड ए रेक्टेंगुलर फील्ड, इनसाइड ए रेक्टेंगुलर फील्ड, वो होगा मेरे बच्चे 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x, एल प्लस बी माइनस 2x। हाँ है ना, 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x, ये होगा मेरे प्यारे बच्चों अंदर वाले मैदान का एरिया। इज इट ओके फॉर एवरीवन? ये इसका शॉर्ट ट्रिक बन गई। बनी कैसे आपको बता दिया डिटेल में। यानी जब भी अंदर मैदान के अंदर एरिया बनेगा तो -2x होगा, यहां ध्यान रखना। ऐसे ही अगर यही चीज बाहर बन रही होती, ये हमारा कोई रेक्टेंगुलर मैदान है जी, और इसके आउटर फेस पे हमने कुछ बनाया होता, तो मेरे प्यारे बच्चों इस बार क्या हुआ कि ये लेंथ L थी और ये ब्रेड थी B थी। इस बार हमने इसके अंदर नहीं बनाया, इसके बाहर बनाया, इसके बाहर की तरफ बनाया। x मीटर चौड़ा रास्ता हमने इस बार बना दिया। तो बाहर की तरफ अगर रास्ता बनाते हैं और उस रास्ते का एरिया पूछा जाता है तो उसका फार्मूला हो जाएगा जो पीछे वाला था, 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x, या माइनस था वहां प्लस आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x। मेरे प्यारे बच्चों इतनी बात आ जाएगी। हाँ है ना, पक्की बात है। अब इन पे क्वेश्चन था, इसको पढ़िए और करिए जरा सवाल को।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता कह रहा है एक आयताकार बगीचे की माप 200 मीटर 180 मीटर, इसके बाहर चारों तरफ बने रास्ते की चौड़ाई 15 मीटर है, रास्ते का एरिया बताइए। तो फार्मूला होगा 2, रास्ते की चौड़ाई कितनी 15x 2x, इंटू में एल कितना है 200 मीटर, ब्रेथ कितनी है 180 मीटर, प्लस 2x 2 इंटू 15। तो देखो मेरे बच्चे 15 दूनी 30, ये 200 380 और 30 410, 0 0 3 कम 3 3 चौक 12। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 12,300 वर्ग मीटर, 12,300 वर्ग मीटर। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे बच्चों सवाल अब बदल जाए और सवाल अब ये हो कि ये कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है जी, और इस रेक्टेंगुलर फील्ड के हमने बीचों बीच एक रास्ता बना दिया, बिल्कुल बीचों बीच एक रास्ता बना दिया ऐसे, ठीक है जी, और सेम ऐसे ही एक रास्ता हमने यहां बना लिया बीचों बीच, उतना ही चौड़ा। ऐसे ही बीचों बीच मेरे प्यारे बच्चों हमने यहां एक रास्ता बना दिया। तो सवाल में अब आपसे वो ये पूछेगा कि भाई इस रास्ते का एरिया बताइए क्या होगा। इस वाले रास्ते का एरिया बताइए मेरे बच्चों क्या होगा। इस रास्ते का एरिया बताइए मेरे बच्चों क्या होगा, है ना। ये आपका सवाल आ जाएगा, ऐसे सवाल दे देगा और कहेगा कि इस रास्ते का एरिया बताइए जो बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है। तो आप सोच के बताइए क्या आंसर होगा। देखिए यार, बेहद आसान आपके लिए, डिटेल करने में तो आपको आपत्ति होगी नहीं। ये लेंथ थी, ये ब्रेथ थी, रास्ते की चौड़ाई x मीटर है, हाँ ना, x मीटर। तो मेरे बच्चों अगर मैं आपको ये कहूं कि ये वाली जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसकी चौड़ाई कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर b, हाँ है ना, और इसकी लंबाई कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर x। क्यों? क्योंकि सर ये x है ये l है, एरिया ये निकल गया इस पूरी का। ऐसे ही मेरे बच्चों मैं आपको कहूं कि यार इसका एरिया बता सकते हो, तो आप कहेंगे निकल जाएगा कैसे, सर इसकी लंबाई हो जाएगी l और इसकी चौड़ाई कितनी है x, तो एरिया इसका भी निकल के आ गया। अब मेरे बच्चों दोनों के एरिया को जोड़ दो, लेकिन दोनों के एरिया को जोड़ोगे तो एक समस्या आएगी। वो कौन सी आएगी कि सर ये वाला जो एरिया है ना ये दो बार जुड़ गया, भाई एक तो इस बार वाले में जोड़ दिया और एक बार इस वाले में जोड़ दिया, हाँ है ना। तो करना क्या होगा कि एक बार वाला एरिया माइनस करना होगा। तो मेरे बच्चों एरिया ऑफ पाथ एट मिडवे, यानी बीचों बीच अगर रास्ता बनेगा तो उसका एरिया क्या होगा, तो उसका सूत्र होगा x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x को l से किया तो एल एक्स एक रेक्टेंगल के एरिया, x को b से किया दूसरी रेक्टेंगल के एरिया, माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्र, मतलब ये वाला जो स्क्वायर बनाया इसका एरिया दो बार जुड़ गया तो एक बार हटा दिया। बस ये मेरा आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब इस पे सवाल ले लेते हैं, बताइए। करिए जी।
मेरे प्यारे बच्चों सामने आइए, ध्यान से मेरी बात को देखिए, समझिए। कहता है कि एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई 50 मीटर है। कहता है जी ये कोई रेक्टेंगुलर मैदान है, इसकी लंबाई 100 मीटर है, चौड़ाई 50 मीटर है। कहता है इसके बीचों बीच, बीचों बीच का मतलब होता है दोनों बीच, ऐसे भी और ऐसे भी, यानी प्लस के साइन में रास्ता बना दिया गया, ठीक है। जिसका क्षेत्रफल 1400 वर्ग मीटर है, तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करो। तो आपको फार्मूला पता है रास्ते के एरिया का, x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू हमको निकालनी है, लेंथ है 100, ब्रेड्थ है 150, 50 माफ करिए, तो 100 × 50 150 माइनस एक्स। यह आया रास्ता आपका एरिया का 1400। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे चाहूंगा कि अब आप इसका जो सॉल्यूशन निकालें वो बेटर तरीका है कि आप ऑप्शन से निकल जाए, क्योंकि ऑप्शन से सवाल को करना ज्यादा आसान होगा। कैसे? नजर आ रहा है 10, क्योंकि डिटेल करेंगे तब भी उतना ज्यादा टाइम लगेगा। तो एक्स की वैल्यू 10 ले लूं तो 150 में 10 गया 140, तो 10 × 140 करोगे तो मेरे बच्चे कितना आ जाएगा? 1400। 10 × 140 करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 1400। बस ये आपका आंसर आ गया, सिंपल। अब इस वाले सवाल को बताइए, करिए मेरे बच्चे। देखिए यार, इस सवाल को ध्यान से देखिए। कहता है एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है 60 और 40। हाँ जी, क्लियर है मेरे बच्चों? कहता है इसके बिल्कुल बीचों बीच रास्ते बने हुए हैं। एक रास्ता ये बना हुआ है, ठीक है जी, और एक रास्ता यहां कहीं बना रखा है। तो ये दो रास्ते बने हुए हैं मेरे बच्चे। इसके मध्य में दो सड़क एक दूसरे को काटती है और पार्क के शेष भाग में लोन है। लोन का मतलब होता है यानी जहां पार्क वार्क बना रखा है बाकी हिस्से पे, यानी ये वाला हिस्से में पार्क बना हुआ पेड़ पौधों का, ऐसे समझे भैया? क्या मेरी बात समझ पाए? हाँ है ना? इस हिस्से में मेरे बच्चों पार्क बना हुआ है। कहता है यदि लोन का क्षेत्रफल 2109 वर्ग मीटर, तो मेरे बच्चों ये बताओ पूरे एरिया कितना है रेक्टेंगल का? तो आप कहेंगे 60 × 40, 2400 है सर। इस 2400 में से 2109 एरिया बन जाता है ये जो शेडेड पोर्शन मैंने बनाया ना, 4 1 2 3 4 इनका। तो बचा कितना भैया? 291। 291, यानी ये जो रास्ते हैं ना, इन रास्तों का एरिया 291 आया मेरे बच्चे। तो सवाल में पूछ रहा है रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी। तो रास्ते का फार्मूला हम जानते हैं, x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। तो x की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों? निकालनी है। लेंथ कितनी है? 60, ब्रेड्थ कितनी है? 40। तो 60 में 40 जोड़ा 100 माइनस एक्स। रास्ते का एरिया कितना है? 291। देखिए सिंपल ऑप्शन से जाइए, 5 लेंगे तो 5 × 95 बड़ा आ जाएगा, 7 लेंगे बहुत बड़ा आ जाएगा, 3 लेते, 3 से आंसर आ भी रहा है 3। 100 में 3 गया 97, हाँ है ना? तो 3 7 21, 3 27 और 2 29, यानी 291 किससे बैठेगा? 3 से। मतलब जो रास्ते की चौड़ाई है वो कितनी मेरे बेटा? 3। रास्ते की चौड़ाई कितनी मेरे बच्चों? 3, हाँ है ना?
क्या मेरी बात समझ पाए? अब मेरे प्यारे बच्चों हम आ रहे हैं का मेंसुरेशन 3D पे। देखिए 2D कभी कोई खत्म नहीं करा सकता, क्योंकि 2D इतनी बड़ी है, इतनी वाइड है, इतनी वस्ट है कि इसको कंप्लीट कराना सच में बहुत टफ काम है। तो 2D के लिए आप क्या करें, आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उस बुक को उठाइए। अगर आपके पास एडवांस मैथ की बुक है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जो आपके पास है बुक है वो उठा लीजिए। जब एडवांस मैथ की बुक आप उठाएंगे तो आप उसमें देखेंगे कि मैंने टाइप वाइज एक एक फॉर्मेशन समझा रखा है कि रास्ता अगर बीच में कटे तो कैसे बनेगा, समझ रहे हैं ना, बाहर बार बने, अंदर बाहर बने, सारी चीजों को पहले बेसिक से कॉन्सेप्ट से समझा रखा है ताकि आप चीजों को समझ पाए। एक एक कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ है, अंदर बने, बाहर बने, बीच में बने, पेरीमीटर क्या होगा रास्ते का, एरिया क्या होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट इसमें समझा रखे हैं। तो पहले तो इसके बेसिक को पूरी तरीके से एक बार समझ लें, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें कुल मिला के मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बताता हूं कितने होंगे, बस बहुत ही ज्यादा है। 516 क्वेश्चन है, यानी लगभग 600 क्वेश्चन होंगे इसमें। 516 यानी 550 क्वेश्चन होंगे एडवांस मैथ की बुक में। अगर आपके पास वक्त है तो आप इससे एक बार निकल जाइए पूरी बुक से। कुछ जगह आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी प्रैक्टिस करते वक्त, वो जब आप थोड़ा सा और सिंसियरिटी से उसे पढ़ेंगे समझ में आ जाएंगी चीजें। मोस्ट ऑफ द चीजें मैंने आपको क्लास में कराई भी होंगी। तो अगर आप कर सकते हैं प्रैक्टिस तो इन 550 क्वेश्चन की एडवांस मैथ की बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए। नहीं भी कर सकते हैं तो घबराना नहीं है, जो मैंने पढ़ाई है सारी वीडियो बस उतने पे प्रैक्टिस कर लीजिए, उतना भी सफिशियंट है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपने जो पढ़ा है। अदरवाइज जो आपके पास बुक है वो भी आप लेके पढ़ लीजिए। एक बच्चा कह रहा है प्रूडेंस का स्टडी मटेरियल। मेरे बच्चे प्रूडेंस का पहले नाम था, अब उस स्टडी मटेरियल का नाम हमने कैरियल ऑनलाइन मैथमेटिक्स स्टडी मटेरियल रख दिया है। फ्लिपकार्ट और अमेजन पर अवेलेबल भी है, आप लेना चाहें उसको ले सकते हैं। आइए अब सवाल पे आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन 3D। देखिए मेरे बच्चों अभी तक हमने ज्योमेट्री पढ़ी या मेंसुरेशन 2D पढ़ी, दोनों ही चीजों में एक रोल प्ले हो रहा था या एक काम हो रहा था, वो ये कि डायमेंशन में लेंथ और ब्रेड्थ तो थी लेकिन तीसरी डायमेंशन कभी नहीं आई होगी आपको नजर। लेकिन अब से जो हम पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे ये 3D फिगर होंगी, यानी इसमें लेंथ ब्रेड्थ तो होगी होगी, साथ में हाइट भी दे रखी होगी, हाँ है ना। तो 3 डायमेंशन ऑफ क्वेश्चन में नजर आनी शुरू होंगी आपको। तो बहुत ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा टाइम भी लेगा समझने में। मोटे मोटे तौर पर अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो मेंसुरेशन 3D को हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक हिस्से का नाम हम रख लेते हैं प्रिज्म और एक हिस्से का नाम मेरे प्यारे बच्चों हम रख लेते हैं पिरामिड। एक हिस्से का नाम हम रख लेते हैं प्रिज्म और दूसरे हिस्से का नाम मेरे बच्चे हम रख लेते हैं पिरामिड। हमारे पास जो भी आपके पास बुक है वो सब कर लीजिए, हाँ है ना। आलोक कह रहा है सर रोम्बस नहीं बताए। रोम्बस भाई पूरी तरह बताइए, और आपको समझाई हुई है रोम्बस, कैसी बात कर रहे हैं आप, पढ़िए तो सही। अब आगे बात करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रिज्म और पिरामिड होते क्या है, यानी 2 रूप से मोटे मोटे तौर पे बांटा जा सकता है। वैसे तो एक तीसरा रूप गोला भी होता है, स्फीयर, उसको भी डिस्कस करेंगे। ऋतिक कह रहा है सर कितनी अधिकतम डायमेंशन हो सकता है। मेरे बच्चे आप तो जानते हैं, आप 3D देख रहे हैं तो 3 डायमेंशन है, 4D देखेंगे तो 4 डायमेंशन आ जाएगी, 5D देखेंगे तो 5 डायमेंशन आ जाएगी, हाँ है ना। अजीत कह रहा बरकत भाई मेरा क्लासमेट होगा। अब आ जाइए, अब प्लीज मुझे पढ़ाने दीजिएगा। तो मेरे बच्चों प्रिज्म होता क्या है बेसिकली वो समझते हैं, देसी भाषा में समझना, मैथमेटिकली नहीं। अगर कोई चीज मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई चीज नीचे सर्कुलर है, अगर ये चीज नीचे सर्कुलर है, ऊपर भी ये चीज अगर मेरे बच्चों ऊपर भी ये चीज सर्कुलर ही चली जाए, ऊपर भी मेरे बच्चों ये चीज सर्कुलर ही चली जाए,
जैसे नीचे ये सर्कुलर है, अगर ऊपर भी सर्कुलर चली गई तो मेरे बच्चों ये प्रिज्म कहलाता है। यानी कोई चीज जिस रूप में नीचे है अगर उसी रूप में ऊपर चली गई तो प्रिज्म कहलाएगी। हाँ है ना। जैसे मान लीजिए, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना होगा तब जाके चीजें क्लियर होंगी। और 3D है फिगर, बहुत बार उतनी स्पेसिफिक नहीं बन पाएगी जितना उसे बनना चाहिए, या उतनी मजेदार नहीं दिखेगी, तो घबराना नहीं है, समझने की तरफ जाना है। अगर यही रूप नीचे और अगर यही रूप ऊपर चला जाए मेरे बच्चों, यही रूप ऊपर चला जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस रूप में नीचे है कोई फिगर अगर उसी रूप में ऊपर चली जाए, जैसे आपने अगर ध्यान दिया, अच्छा यहां कितने वर्टेक्स बनने लग रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने वर्टेक्स बन रहे हैं मेरे बच्चे, 8 वर्टेक्स बनने लग रहे हैं। ठीक है। और फेसेस कितने बनने हैं, तो फेसेस गिन के देखेंगे तो 1 2 3 4 फेसेस तो इसके, पांचवा फेसेज ये और छठा फेसेज ये। हाँ, अरे ये क्यों नाराज हो रहा है। ठीक है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस रूप में कोई चीज नीचे अगर उसी रूप में ऊपर चली जाए तो उसे हम प्रिज्म कहना शुरू कर देते हैं। मैं इसे थोड़ा सा और सुंदर से बना के दिखा देता हूं। यानी जिस रूप में कोई चीज नीचे है अगर उसी रूप में ऊपर उठनी शुरू हो जाए तो प्रिज्म कहलाती है। जैसे यहां गौर से देखेंगे तो ये रेक्टेंगुलर शेप में, भाई रेक्टेंगुलर दिखेगी नहीं पर रियल में देखोगे तो रेक्टेंगुलर शेप में ही बनाई हुई है। नीचे अगर ये आयताकार आधार पर बनी हुई है तो ऊपर भी अगर ये आयताकार चली गई तो मेरे बच्चों इसे हम कहते हैं क्या, क्या कहते हैं हम इसे, इसे हम कह देते हैं प्रिज्म। हमारे सिलेबस में राइट प्रिज्म है और राइट ही पिरामिड है। ये राइट प्रिज्म होता क्या है उस बात की तरफ भी ध्यान देते हैं। भाई बना तो मैं ऐसे भी सकता हूं ना, ये गोला है ऐसे बना लूं मैं, इसमें क्या बुराई है। भाई नीचे भी सर्कुलर शेप है ऊपर भी सर्कुलर शेप चलेगी, तो ये प्रिज्म होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। प्रिज्म की परिभाषा यही है कि जिस आधार पर जो आधार नीचे हो वैसा ही आधार ऊपर चला जाए, प्रिज्म कहलाते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में राइट प्रिज्म है। राइट प्रिज्म का मतलब होता है कि जो इसकी ये दीवार है ना, ये इसके आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए। आधार ये वाला हुआ, इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाए। ये जो दीवार है ना, ये वाली दीवार इस वाली दीवार के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, तब तो ये प्रिज्म है, राइट प्रिज्म है, नहीं तो नहीं है। जैसे यहां देखेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण नहीं बना रहा, हाँ है ना, तो इसका मतलब ये राइट प्रिज्म नहीं है। तो राइट प्रिज्म हमारे सिलेबस में है मेरे बच्चों। तो अब आप उम्मीद है समझ पाए होंगे राइट प्रिज्म होता क्या है। क्लियर है। जो चीज जिस बेस पर नीचे है उसी बेस पे ऊपर चली जाए और 90 डिग्री पर ही रहे तो राइट प्रिज्म कहलाता है। ऐसे ही मेरे बच्चों अगली परिभाषा थी राइट पिरामिड की, कि भाई पिरामिड क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे सिलेबस का हिस्सा भी राइट पिरामिड ही है मेरे बच्चे, पिरामिड नहीं है। पिरामिड का मतलब होता है कि कोई चीज नीचे तो किसी दूसरे बेस पे हो लेकिन ऊपर जाके वो नुकीली बन जाए, क्यूबिकल बन जाए, नहीं ऊपर उसका सरफेस खत्म हो जाए, वो मेरे बच्चे पिरामिड कहलाता है। मैं धीरे धीरे आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये क्यों नाराज हो गया।
जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैंने ये चीज बनाई, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, ध्यान दो। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहां अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझने का प्रयास करेंगे कि नीचे बेस कैसा है सर, रेक्टेंगुलर, मतलब एक्चुअल देखेंगे तो रेक्टेंगुलर बना रहा हूं मैं, ठीक है, लेकिन वो 3D में दिखाने के लिए उसको थोड़ा टेढ़ा दिखाना पड़ता है। जैसे ये वाला है रेक्टेंगुलर, लेकिन दिखाने के लिए इसे टेढ़ा दिखाना पड़ेगा तभी वो बनेगा। अगर हम सीधी रेक्टेंगल बना देंगे तो बन के ही नहीं देगा वो, क्योंकि 3D फिगर, और ये बोर्ड कैसा है 2D। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों कहानी अब ये है कि नीचे तो बेस है रेक्टेंगुलर, लेकिन ऊपर जाके बेस कैसा बन जाता है मेरे बच्चों, कोनिकल। तो ये मेरे भाइयों क्या होगा, आपका पिरामिड होगा। ये क्या होगा मेरे बच्चे, पिरामिड होगा। लेकिन पिरामिड तो ऐसे भी बन सकता है, पिरामिड तो ये भी बन सकता है। ये पिरामिड नहीं होगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा जी पिरामिड। ये भी तो पिरामिड हुआ। अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये भी पिरामिड है, क्योंकि नीचे बेस तो है रेक्टेंगुलर, लेकिन ऊपर जाके कैसा मिल गया, ऊपर जाके कैसे मिल गया, आप कहेंगे कोनिकल पॉइंट पे मिल गया, नुकीली शेप बन गई। लेकिन हमारे यहां है राइट पिरामिड। राइट पिरामिड की पहचान क्या है? राइट पिरामिड ये कहता है कि सेंटर से, यानी जो एक कोनिकल कोन पॉइंट है, यहां से जब इस बेस फिगर के सेंटर को मिलाओगे, किसको मिलाओगे मेरे बच्चे, बेस फिगर के सेंटर को। बेस फिगर का सेंटर कैसे निकलेगा, लेटर ऑन स्टेज पे हम डिस्कस कर ही लेंगे एक एक चीज पे। तो अगर उस सेंटर पे, जैसे अगर मैं आपके सामने एक रेक्टेंगल बना दूं और मैं कहूं कि इस रेक्टेंगल का सेंटर कहां होगा बताओ, तो बेहद आसान है यार, जहां इसके दोनों डायगोनल आपस में मिलेंगे, जहां इसके दोनों डायगोनल आपस में मिलेंगे, यानी यहां से लेके इसको मिला दो, ठीक है जी, और इसको मिला दो। तो मेरे बच्चे जहां दोनों डायगोनल आपस में टकराते हैं वो इस फिगर का क्या कहलाता है, सेंटर। हाँ है ना? तो अगर आप समझने की कोशिश करें तो जो ये सेंटर है, अगर इस कोनिकल पॉइंट से इस सेंटर के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो मेरे बच्चे ये राइट पिरामिड है, नहीं तो नहीं। जैसे यहां से इसके ऊपर लाइन खींचोगे तो 90 थोड़ी बनाएगी, तो इसका मतलब ये राइट पिरामिड नहीं। बस इतना सा ही डिफरेंस है। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि राइट प्रिज्म और राइट पिरामिड क्या है, इसके बेसिक डिफरेंस को आप समझ गए होंगे। क्लियर है मेरी बात? किसी भाई को दिक्कत है? जैसे यहां अगर बनाना होता तो यहां ऐसे बनाते कि ये होता सर सेंटर, और एक लाइन ऐसे खींच देते, एक लाइन ऐसे खींच देते। तो ये वाली जो फिगर है, अब जो आपको ये दिखाई दे रही है, या आसमानी रंग के पेन में जो आपको दिखाई दे रही, ये वाली जो फिगर है, ये मेरे बच्चों ये बन जाती है आपकी पिरामिड, हाँ है ना? और ये पूरी शेप ले जाते तो ये बन जाती प्रिज्म। ठीक है जी? तो मेरे प्यारे बच्चों, राइट प्रिज्म राइट पिरामिड में बेसिक डिफरेंस क्या होता है अनपढ़ के नाते, वो शायद आपको समझ में आया होगा। अब हम चर्चाओं का दौर धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, और अब हम बात करते हैं किस चीज के ऊपर, कि हाउ टू गेट वॉल्यूम ऑफ दीज फिगर्स। इस तरीके की फिगर का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट किया जाए, हाँ है ना? तो अब हम इन बातों पर चर्चा करते हैं आप लोगों के लिए। आ जाइए सामने, देखिए धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा, एकदम से समझ नहीं आएगा, हाँ है ना?
अब हम बात कर रहे हैं मेरे बच्चों सिर्फ राइट प्रिज्म की। अगली क्लास में हम बात करेंगे पिरामिड की। ठीक है, राइट प्रिज्म की। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला सवाल हमारी नजर में आता है, व्हाट इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम माने आयतन ऑफ राइट प्रिज्म। किसी समकोणीय प्रिज्म का आयतन क्या होगा। हमारा पहला सवाल यह कि किसी समकोणीय प्रिज्म का आयतन क्या होगा, यह आज का हमारा पहला सवाल है। तो मेरे प्यारे बच्चों आयतन होता क्या है वो समझाता हूं। बेटा एक गिलास लेकर तुरंत 1 सेकंड में, कांच का गिलास ले जल्दी लेकर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए मेरी बात पे। ये कोई गिलास है, ये मेरे प्यारे बच्चों कोई गिलास है, हाँ है ना। अगर इस गिलास में पानी भरा हुआ है, वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम होता है वो मात्रा जो इस चीज के अंदर पूरी आ रही है। जैसे मैं कहूं इस कमरे का वॉल्यूम क्या होगा, जिस कमरे में मैं पढ़ा रहा हूं, तो इस कमरे का वॉल्यूम बेसिकली जितनी इसके अंदर जगह है, यानी हवा में जितना स्पेस घेर रखा है, ये सारा स्पेस इसका वॉल्यूम कहलाता है। मैं कहूं इस गिलास का वॉल्यूम क्या है, तो इसके अंदर जितना पानी भरा जा सकता है वो सारा इसका वॉल्यूम होगा मेरे बच्चों, समझ गए। वॉल्यूम का मतलब होता है मात्रा, कि कितनी मात्रा इसके अंदर भरी हुई है, ये वॉल्यूम होता है। अब मैं अगर आपसे ये जानना चाहता हूं कि बताइए इसमें कितना पानी भरा हुआ, उस पानी की मात्रा कैसे निकाली जाए, आप बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं नीचे से ठोस हिस्सा, अगर मैं इसके ठोस हिस्से को नीचे से पुश करता चला जाऊं और धीरे धीरे नीचे से शिफ्ट होता 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 ऊपर शिफ्ट होता चला जाएगा, तो ये जब नीचे वाला ठोस हिस्सा धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होगा तो होगा क्या, पानी धीरे 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 बाहर गिरता चला जाएगा। इसका मतलब जो इसका ठोस हिस्सा था, जो यानी इसका बेस था, अगर इसके बेस को मैं धीरे धीरे नीचे से पुश करता 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 ऊपर लेके चलता चला जाऊं, तो ये जब बेस यहां टॉप पे आके रुकेगा, जब ये बेस इसका बिल्कुल टॉप पे आके रुकेगा, उस समय आप देखेंगे कि इसका पूरा पानी बाहर आ चुका होगा, है ना। तो वॉल्यूम जो होता है ना, वो किसी भी बेस फिगर को, जैसे ये वाली बेस फिगर है, अगर हम इस बेस फिगर को यहां से उठाते उठाते धीरे धीरे ऊपर लेके चलते रहे, तो इस सारे पानी को बाहर निकाल देगी कि नहीं, सारा पानी बाहर निकाल देगी। यानी ये वाली जो बेस फिगर आपको दिखाई दे रही है, अगर इस बेस फिगर को मैं ऊपर शिफ्ट करता चला जाऊं, इस बेस फिगर को मैं ऊपर शिफ्ट करता चला जाऊं, इस बेस फिगर को मैं ऊपर शिफ्ट करता चला जाऊं, तो धीरे धीरे क्या होगा, इस सारे पानी को बाहर फेंक देगी और अल्टीमेटली इस पोजीशन पे आके रुक जाएगी और पूरा गिलास पानी से खाली हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वॉल्यूम बेसिकली बेस को उसकी हाइट तक लेके चले जाएं तो वो वॉल्यूम को इक्वेट करता है। जैसे यहां अगर मैं चर्चा करूं बात समझाने की, तो मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि अगर इस बेस को मेरे बच्चे इसकी हाइट तक लेके चला जाऊं मैं, तो इस सारे पानी को बाहर निकालता चला जाएगा। इस बेस को अगर इसकी हाइट तक लेके चला जाऊं, यहां तक ले आऊं, तो इस सारे पानी को बाहर निकाल देगा, पूरा ये बर्तन खाली हो चुका होगा, हाँ है ना। तो किसी बेस को अगर उसकी हाइट तक लेके चले जाएं, तो वो मेरे प्यारे बच्चों उसका वॉल्यूम होता है, वो उसका वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम होता है बेसिकली बेस एरिया, यानी बेस एरिया को अगर उसकी हाइट तक लेके चले जाएं, बेस एरिया को अगर उसकी हाइट तक लेके चले जाएं, यानी आधार क्षेत्रफल को उसकी ऊंचाई तक लेके चले जाएं, आधार क्षेत्रफल को मेरे प्यारे बच्चों अगर हम उसकी ऊंचाई तक लेके चले जाएं, बेस एरिया को अगर उसकी हाइट तक लेके चले जाते हैं, तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा कहलाता है वॉल्यूम। मेरे प्यारे बच्चों ये उसका कहलाता है वॉल्यूम, हाँ है ना। बेस एरिया इंटू हाइट कहलाता है वॉल्यूम, पक्का। अब आते हैं मेरे बच्चे लेटरल सरफेस एरिया। इसकी फुल फॉर्म है लेटरल सरफेस
एरिया, हिंदी में से कहते हैं वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे से आप भी और मैं भी इसको LSA के नाम से पुकारेंगे। किस नाम से पुकारेंगे मेरे बच्चे? LSA के नाम से पुकारेंगे। ठीक है, LSA के नाम से इसे पुकारा जाएगा। ठीक है, तो आगे आप भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसका मतलब LSA था। इज दैट ओके? तो लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है, अब उस बात पर चर्चा कर लेते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया से मेरा मतलब है वो सारा एरिया जिसको आप, लेटरल का मतलब होता है पृष्ठ। पृष्ठ कौन सा भाग है? ये वाला भाग। जैसे गिलास है तो गिलास का ये वाला भाग क्या है? पृष्ठ है। ये वाला भाग क्या है? पृष्ठ है। जैसे मान लीजिए मेरे बच्चों ये पानी की बोतल, ये पानी की बोतल है, तो ये वाला जो सारा सरफेस है ये कहलाता है इसका पृष्ठ। ये सारा क्या कहलाता है? पृष्ठ। जहां ये ब्लू या ग्रीन कलर का ये जो कवर चढ़ा हुआ है, अगर आपको देख पा रहे हैं वीडियो में, तो आप समझ रहे होंगे ये वाला सारा हिस्सा इसका क्या कहलाता है? पृष्ठ। अतुल जी अभी कमेंट मत करिए, अभी सिर्फ सीखने पर ध्यान दीजिए। ये सारा क्या कहलाता है मेरे बच्चे? इसका पृष्ठ। वक्र, वक्र माने ये वाला हिस्सा, हाँ है ना, ये वाला सारा हिस्सा मेरे बच्चे इसका कहलाता है सरफेस एरिया। इज इट ओके फॉर एवरीवन? अब ये कैसे निकाला जाए, चर्चा करते हैं कैसे निकाला जाए। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कहता हूं कि थोड़ी देर के लिए समझने का प्रयास करिए। इसी फिगर को लेके चलता हूं। देखिए थोड़ा थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा आपको, अगर आप इमेजिन नहीं करेंगे तो नहीं निकलेंगी चीजें। मेरे बच्चों एक बात बताओ, लेटरल सरफेस एरिया इसका कौन सा होगा? कौन सा भाग इसका लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा? मुझे आप सिर्फ ये बताइए। तो आप जानते हैं लेटरल सरफेस एरिया कौन सा कहलाएगा? मैं एक बार शो करने की कोशिश करता हूं। इस वाली दीवार का एरिया, हाँ है ना, ऐसे ये जो अंदर दीवार है इसका एरिया, क्लियर है? फिर ये यहां से यहां तक की दीवार का एरिया, और ऐसी एक चकोर दीवार इसके पीछे भी है। तो इन चारों दीवारों का जो एरिया होगा मेरे बच्चों वो आपका कहलाएगा क्या? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, हाँ है ना, लेटरल सरफेस एरिया। इज इट ओके फॉर एवरीवन? मैं कोई और एग्जांपल लेके उठा के समझाता हूं आपको, कोई चीज लेके। अभी एक सेकंड में जाओ। जैसे मेरे प्यारे बच्चों ये वाला हिस्सा है, तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देख रहे होंगे इस चीज को, तो ये बेसिकली क्या है? ये एक क्यूबिक ना, वो मतलब प्रिज्म ही बना हुआ है। इसके चार सरफेस है, एक सरफेस, दो सरफेस, तीन सरफेस और ये चार सरफेस। तो इन चारों सरफेस का जो एरिया होगा ना मेरे बच्चे, इन चारों दीवारों का जो एरिया होगा वो हमारा कहलाएगा लेटरल सरफेस एरिया। अब आप ये बताइए, अगर गौर से देख रहे होंगे तो ये दीवार भी रेक्टेंगुलर दिखाई दे रही होगी। जितना ये एरिया होगा उतना ही इसके पीछे वाली दीवार भी एक होगी। भाई ये अगर मैं ऐसे उंगली पकड़ता हूं तो ऐसे करूंगा तो पीछे वाली दीवार दिखाई देगी। तो जितना एरिया इस दीवार का होगा उतना ही पीछे वाली का होगा। ऐसे जितना एरिया इस वाली दीवार का होगा उतना ही इसके पीछे वाली दीवार का एरिया होगा, हाँ है ना। तो हमें बस इन्हीं का एरिया निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए अगर ये रेक्टेंगल थी, बेस रेक्टेंगुलर था, तो ये ब्रेड्थ रही होगी, ये लेंथ रही होगी, ऐसा ही तो रहा होगा, पक्की बात है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यार मुझे इस वाली दीवार का एरिया बताइए, ये वाली दीवार, देखिए थोड़ा महसूस करना पड़ेगा, 3D फिगर है, इट कांट बी पॉसिबल टू रिप्रेजेंट इट करेक्टली। तो इस वाली दीवार का एरिया बताइए। तो आप कहेंगे कि सर इसकी ऊंचाई h है, तो बना तो सर ये भी एक रेक्टेंगुलर ना, गौर से देखोगे तो रेक्टेंगुलर ही तो जिसमें कांटा मारा है। तो रेक्टेंगल का एरिया सर क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ सर। तो लेंथ l हो गई, हाइट h होगी, ब्रेड्थ h हो गई। अब जितना एरिया सर इस दीवार का होगा ना उतना ही बिल्कुल इसके पीछे वाली दीवार का होगा, उतना ही एरिया इसके पीछे वाली दीवार का होगा सर। कौन सी पीछे वाली दीवार सर? सर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाली दीवार, ये वाली दीवार, इसका भी तो एरिया वही होगा जो आगे वाली दीवार का एरिया होगा, हाँ है ना।
इसका एरिया वही तो होगा जो ये आगे वाली दीवार का एरिया होगा। तो जितना इसका आगे वाली का है उसका ट्वाइस कर देंगे तो पीछे वाली दीवार का एरिया आ जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरे बच्चों मेरी बात को? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट। अब हम इस वाली दीवार का, ये बी है, ये हाइट एच है, तो मेरे बच्चों में इस वाली दीवार का एरिया निकालवाना चाह रहा हूं अब आपसे। इस वाली दीवार का एरिया निकलवाना चाह रहा हूं। तो आप कहेंगे है तो सर ये भी रेक्टेंगुलर ना, जिसमें कांटा मार रहा हूं, है तो ये भी रेक्टेंगुलर, तो ब्रेड्थ हो गई बी और हाइट हो गई एच, तो बी इंटू एच। अब जितना एरिया इस दीवार का होगा उतना ही एरिया मेरे बच्चों इस वाली दीवार का होगा, हाँ है ना, तो इंटू 2 कर देंगे। तो ये होगा इसका लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र भी बोलते हैं, पार्श्व भी बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया भी बोल देते हैं, हाँ है ना मेरे बच्चे, सीएसए भी बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। अब आगे की कहानी को, अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं, तो दोनों को जोड़ूंगा तो अब मैं ऐसे लिखूंगा ट्वाइस ऑफ एल एच प्लस ट्वाइस ऑफ बी एच। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मैं क्या करूंगा, एच कॉमन ले लूंगा, और एच कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं भाई, 2h ही तो कॉमन आ रहा था दोनों में। और अगर ये देखोगे तो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी क्या होता है, तो आप कहेंगे ये तो सर रेक्टेंगल का पेरीमीटर था, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। ये जो रेक्टेंगल है, अगर हम इस रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं सर, तो बेसिकली इस रेक्टेंगल की लेंथ एल है, ब्रेड्थ बी है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, बी प्लस एल प्लस बी प्लस एल। तो सर इसका एरिया कितना बनेगा, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। तो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इसका परिमाप होगा, और हाइट हो गई एच। तो मेरे बच्चे लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया होगा हाफ, सॉरी माफ करिए, बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। आधार परिमाप गुना ऊंचाई। आधार परिमाप गुना ऊंचाई, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। क्या आप समझ पाए मेरी बात को? बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, आधार परिमाप गुना ऊंचाई, आधार परिमाप गुना ऊंचाई। ये होगा मेरे बच्चे लेटरल सरफेस एरिया। मेरे प्यारे बच्चों अब हम चर्चा करते हैं टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया? तो मेरे बच्चों अभी आपने कौन सा एरिया निकाला, ये चारों दीवारों का एरिया निकाला। टोटल सरफेस का मतलब जितने भी सरफेस हैं, जिसको आप टच कर सकते हो, उन सारे सरफेस के एरिया। जैसे ये गिलास है, तो गिलास के बाहर तो आपने रोल कर दिया हाथ से, तो ये एरिया तो आपने ले लिया। ये हिस्सा भी तो टच कर सकते हैं ना बाहर वाला, और अगर इधर से भी ठोस होगा तो ये वाला हिस्सा भी टच कर सकते हैं। ये होगा टोटल सरफेस एरिया। मतलब जो मैं अभी समझा रहा था आपको कि भाई आपने ये वाला एरिया ले लिया, हाँ है ना, ये सारा एरिया ले लिया, ये हुआ लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। लेकिन ये वाला भी तो अपने आप में एरिया होगा ना, ये वाला, कि नहीं होगा? तो इस एरिया को भी टच कर सकते हैं और इस वाले एरिया को भी टच कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे ये सारा एरिया जोड़ देंगे तो बनेगा टोटल सरफेस एरिया। हिंदी में से बोलेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ है ना। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया तो होगा ही होगा, यानी दीवारों का एरिया तो होगा ही होगा, प्लस में बेस एरिया। जितना बेस का होगा एरिया मेरे बच्चों उतना ही टॉप का होगा, क्योंकि राइट प्रिज्म होगा तो जितना बेस होता है वही तो उठ के ऊपर हाइट पे जाता है, हाँ है ना। तो बेस पेरीमीटर जितना नीचे का उतना ही ऊपर का, यानी ट्वाइस ऑफ बेस एरिया, माफ करें, ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। ये 3 फिगर मतलब 3 वैल्यूज थी। ये आपके लिए सबसे बड़ी चीजें हैं, तो एक बार इनको ध्यान से समझिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक बार समझने का प्रयास करिए।